कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप बंद कर दिए गए हैं। आपके पास अपनी बात कहने का कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बचा। लेकिन तभी युवा सड़कों पर उतर आए, वायरल हैशटैग से आंदोलन फैल गया, संसद जलाई गई और प्रधानमंत्री तक इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। सोशल मीडिया केवल सोशल नहीं बल्कि राजनीतिक क्रांति का इंजन भी बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, तर्क यात्रा में आपका स्वागत है। 25 अगस्त 2025 को नेपाल की कैबिनेट ने सोशल मीडिया ऑपरेटर को MOCIT मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रजिस्टर करने का निर्देश दिया, जिसमें कुछ शर्तें भी थी, जैसे कि नेपाल में स्थानीय कार्यालय स्थापित करना, एक ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त करना जो उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समाधान कर सके, सेल्फ रेगुलेशन पॉलिसी लागू करना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार यह सुनिश्चित करना कि प्लेटफॉर्म देश की सूचनात्मक और साइबर लॉ को फॉलो कर सके। MOCIT ने 28 अगस्त 2025 से 7 दिन का अल्टीमेटम जारी किया, जिसके अंतर्गत यदि कंपनियां समय पर रजिस्टर नहीं होती तो उनके सर्विसेज डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और 4 सितंबर 2025 को सरकार ने कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म को बैन करने की घोषणा की, जिसने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, मैसेंजर, लिंक्डइन, स्नैपचैट और कोरा जैसे प्रमुख ऐप भी थे। टिकटॉक, वाइबर, वीटॉक, नीमबस जैसे प्लेटफॉर्म ने समय रहते रजिस्ट्रेशन कर लिया और इसलिए वह नेपाल में बैन होने से बच गए। क्या आपके हिसाब से ज़्यादातर लोग टिकटॉक और वाइबर पर शिफ्ट हुए होंगे? सरकार का इतना बड़ा निर्णय लेने की वजह क्या थी? सरकार का तर्क था कि इन कंपनियों को नेपाल में स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी के साथ संचालन करना चाहिए, ताकि फर्जी जानकारी, हेट स्पीच और साइबर अपराध जैसे देश की समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रतिबंध को विरोध की शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन वास्तविक नाराजगी सरकारी भ्रष्टाचार, स्थानीय नेपो किड्स की सार्वजनिक रूप से दिखती शान शौकत और नौजवानों के लिए अवसरों की कमी से जुड़ी थी। क्या आपको लगता है कि इस बैन से फेक न्यूज़ रुकेगी या लोगों की आवाज़ दबेगी? भ्रष्टाचार और शोषण। लोगों ने सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों के बच्चे द्वारा विदेशी छुट्टियों, महंगी कारों और आलीशान जीवन शैली का आरोप लगाया, जबकि आम जनता प्रति वर्ष लगभग $1400 के आय स्तर पर जीवन यापन कर रही थी। आर्थिक असमानता और बेरोजगारी। नेपाल में युवा बेरोजगारी का दर 20 से 22% तक पहुंच चुका है, जिससे युवा वर्ग निराश था। सार्वजनिक रोजगार, आर्थिक अवसरों और शासन की जवाबदेही की कमी ने युवाओं के गुस्से में ईंधन भर दिया। सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने से पहले ही हैशटैग नेपो किड्स, नेपो बेबीज और हैशटैग पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल जैसे हैशटैग्स टुकड़ों टुकड़ों में वायरल होने लगे थे और सामाजिक शिकायतों को अभिव्यक्त कर रहे थे। युवा सरकारी नेताओं के बच्चों की महंगी जीवन शैली दिखाने वाले वीडियोस पोस्ट कर रहे थे और इन पर न्यायिक प्रश्न उठाने लगे थे, जैसे टैक्स पेयर के पैसों से उनके लाइफस्टाइल। युवा महंगी कारों और नेपो किड्स की लाइफस्टाइल पर वीडियो डाल रहे थे। क्या आपने कभी ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां नेताओं के परिवार ऐश कर रहे हैं और जनता संघर्ष कर रही हो? जब फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स कुछ समय के लिए अक्षम हुए तो युवा दूसरे माध्यमों जैसे टिकटॉक और वाइबर पर चले गए, जहां हिंट मैसेजेस, करेक्शंस, लाइव स्ट्रीम वीडियो फुटेजेस, शॉर्ट टिकटॉक वीडियोस, इनकी वजह से आंदोलन जल्दी फैल गया। 8 सितंबर 2025 को विरोध तेजी से उभरने लगा। काठमांडू, संसद भवन और अन्य शहरों में हजारों युवा इकट्ठे होने लगे और आंदोलन आक्रामक हो गया। आपके हिसाब से क्या ये बैन सही था या ये सिर्फ आग में घी डालने जैसा कदम था? कुछ प्रदर्शनकर्ताओं ने सरकारी कार्यालय, नेताओं के घरों पर निशाना बनाया और कुछ जगह आग भी लगाई। 8 से 9 सितंबर के बीच घटनाएं और तेज हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद व सिकंदराबाद परिसर में तोड़फोड़ और आग लगाने जैसी कार्रवाई की। सरकार ने कर्फ्यू लगाया और सेना को सड़कों पर बुलाया। उसी अवधि में सरकार ने ब्लॉक हटाने का ऐलान किया और राजनीतिक बढ़ते दबाव के कारण प्रधानमंत्री KP ओली ने इस्तीफा दिया। विरोध और हिंसा के दबाव के तहत सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस लिया, पर तब तक हिंसा और राजनीतिक दबाव बहुत बढ़ चुका था कि डिजिटल बंदिशें राजनीतिक जोखिम पैदा कर सकती है। बैन वापस लेने से तत्काल तनाव घट सकता है, पर लोगों का गुस्सा भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म पर केंद्रित हो चुका था। सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट तीव्र भावनाएं जगाता है। हर वायरल वीडियो सत्यापित नहीं है। काठमांडू पोस्ट जैसी लोकल रिपोर्ट और CPJ जैसे संस्थान भी इस चिंता को उठा चुके हैं। कोई भी बड़ी डिजिटल आंदोलन की तरह नेपाल के प्रोटेस्ट में भी चुनौती आई। फेक इनपुट वीडियोस और अफवाहें फैल गई। कुछ जगह हिंसा और लूट की क्लिप्स वायरल हुई, जिनकी प्रामाणिकता अलग अलग दरों पर जांची जा रही है।
सरकार ने जो कारण बताया, हेट स्पीच, फेक अकाउंट और धोखाधड़ी, यह आंशिक रूप से वास्तविक चिंता दिखाते हैं, पर आलोचक कहते हैं कि यह कदम सेंसरशिप का चेहरा भी था। क्या डिजिटल प्रमाण हमेशा सत्य नहीं होते? आपने ऐसे कौन से उदाहरण देखे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। यूजर्स को वायरल कंटेंट की सत्यता जांचनी चाहिए। आयोजकों को स्पष्ट सूचना वेरिफिकेशन देना चाहिए। ऑनलाइन ट्रेंड सफल तब होता है जब जमीनी नेटवर्क मौजूद हो। नियम बने, पर वे आंतरिक लोकतांत्रिक संवाद को दबाने का औजार न बने। सीपीजे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का तर्क है, बल प्रयोग, इंटरनेट कटौती अस्थायी नियंत्रण दे सकती है, पर राजनैतिक विस्फोट को नहीं रोक सकती। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली टूल है। यह सूचना फैला सकता है, असमानताओं को उजागर कर सकता है और युवा ऊर्जा को संगठित कर सकता है, पर यही प्लेटफॉर्म गलत सूचना, प्रदर्शन शो और राजनैतिक संकट की चिंगारी भी बना सकता है। सोशल मीडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह लोकतांत्रिक सहभागिता का नया मैदान है। नेपाल की यह घटनाएं हमें बताती है कि तकनीकी परिवर्तन तभी सकारात्मक होते हैं जब वे जिम्मेदारी, पारदर्शिता और जमीनी संगठन के साथ हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से सोशल मीडिया लोकतंत्र को मजबूत करता है या कमजोर। जय हिंद।